हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज हब। और आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं जीके जीएस और स्टैटिक जीए का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी का, आरआरबी एनटीपीसी का, सीएचएसएल का, उन सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सारा जीके जीएस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। आइए आइए बिना किसी लेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग सबको एक बार बता देना चाहता हूं कि जो भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ढेर सारा प्यार दे अपने भाई को, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। तभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा आपको एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत सारा मैं आप लोग को एनटीपीसी के लिए, एसएससी के लिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाता हूं, आप प्लीज मिस मत करिए। आइए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के जीके जीएस का। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द नेम ऑफ our planet Earth originate from which language? Which language? ऑप्शन ए आपका हो गया इंग्लिश, ऑप्शन बी आपका हो गया ग्रीक, ऑप्शन सी आपका हो गया रोमन और ऑप्शन डी आपका हो गया संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं इधर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट इज द मेजर ऑफ, एक सेकंड में इसको चेंज कर दे रहा हूं। What is the measure of temperature considered as normal in human body? ऑप्शन ए आप लोग लिख लीजिए 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी लिख लीजिए 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी लिख लीजिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी लिख लीजिए 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप क्वेश्चन का आंसर करिए, तब तक मैं अच्छा वाला मार्कर लेके आ रहा हूं। एक सेकंड। चलिए देखिए क्या बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन, द नेम ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ ओरिजिनेट फ्रॉम विच लैंग्वेज? जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो किस लैंग्वेज से लिया गया? इंग्लिश है, ग्रीक है, रोमन है या फिर संस्कृत है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कहां से लिया गया है, इंग्लिश से लैंग्वेज से लिया गया है। अगर ऑप्शन में आपका जर्मन रहे, जर्मन दे, कोई ऑप्शन एक ही ऑप्शन देगा, या फिर इंग्लिश देगा या फिर जर्मन देगा। ठीक है, तो आप लोग जर्मन भी आए तो जर्मन भी आप टिक करिएगा। देखिए यह क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ टेम्परेचर कंसीडर्ड एज नॉर्मल इन ह्यूमन बॉडी? हमारे शरीर में कौन सा टेम्परेचर को हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कौन सा टेम्परेचर नॉर्मल होता है, वो होता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं, प्लीज आप सेशन को एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, fertilization of sperm
with ovum takes place in, ऑप्शन ए आप लिख लीजिए यूटेरस, बी लिख लीजिए सर्विक्स, सी आपका हो गया फैलोपियन ट्यूब, और ऑप्शन डी आपका हो गया ओवेरी। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया साउथ वेस्ट मॉनसून जनरेट्स इन, साउथ वेस्ट मॉनसून कहां जनरेट होता है? ऑप्शन ए आपका हो गया अरेबियन सी, ऑप्शन बी आपका हो गया इंडियन ओशियन, ऑप्शन सी आपका हो गया बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन डी आपका हो गया हिमालय, ठीक है। तो पहले देखिए फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म विथ ओवम टेक प्लेस इन, कहां पे प्लेस होता है, टेक प्लेस होता है? जो स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है ओवम के साथ, वो यूटेरस में होता है, सर्विक्स में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, या फिर ओवेरी में होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कहां पे होता है, आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। आइए मैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इट अटैच ओवेरी टू the uterus, it is also known as oviduct, इसको हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं। ये क्या करता है फैलोपियन ट्यूब, इट अटैच ओवेरी टू द, ओवेरी को यूटेरस से ये अटैच करता है, और यहीं पे फर्टिलाइजेशन, स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ओवम के साथ यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा फैलोपियन ट्यूब इसका करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ वेस्ट मानसून जनरेट्स इन, साउथ वेस्ट मानसून कहां से जनरेट होता है? अरेबियन सी से होता है, इंडियन ओशियन होता है, बे ऑफ बंगाल या फिर हिमालय से होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा साउथ वेस्ट मानसून जो जनरेट होता है वो अरेबियन सी से जनरेट होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब जनरेट होता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये कब जनरेट होता है, ये जून टू सितंबर में जनरेट होता है। कब होता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा जून टू सितंबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सारा क्वेश्चन में आप लोग देख ही रहे होंगे, सारा बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं, सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, Who among the following is famously known as the Haryana hurricane? ऑप्शन ए आप लिख लीजिए मंसूर अली पटौदी, ऑप्शन बी लिख लीजिए कपिल देव, ऑप्शन सी लिख लीजिए साइना नेहवाल, ऑप्शन सी आपका हो गया साइना नेहवाल, और ऑप्शन डी आपका हो गया विजेंद्र कुमार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, तब तक क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूं। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ, ऑप्शन ए आप लिख लीजिए CLRI, ऑप्शन बी लिख लीजिए CSIR, ऑप्शन सी लिख लीजिए ISRO, और ऑप्शन डी लिख लीजिए DRDO, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमसली नोन एज द हरियाणा हुरैकन। हरियाणा हुरैकन के नाम से किसको हम लोग जानते हैं?
विजेंद्र कुमार, साइना नेहवाल, कपिल देव या मंसूर अली पटौदी को? तो आप सभी लोग जानिएगा हरियाणा ह्यूरिकेन किसके नाम से जानते हैं? जो इंडिया को सबसे पहला बार वर्ल्ड कप जितवाए थे, कौन जितवाए थे? कपिल देव। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा, कपिल देव को ही द हरियाणा ह्यूरिकेन कहते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट किस चीज के होते हैं? CLRI के होते हैं, CSIR के होते हैं, इसरो के होते हैं, या फिर DRDO के होते हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट किसके होते हैं? CSIR के होते हैं। एक CSIR के ही नहीं होते हैं, और भी बहुत चीज के होते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। पहले आप जान लीजिए CSIR का मतलब क्या होता है। यह होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये तो हो गया इसका मतलब, ये तो CSIR का मतलब मैं बता दिया। और किस किस चीज का प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, एक NDMA के होते हैं। NDMA क्या है? NDMA है आपका नेशनल डिजास्टर, एक सेकंड, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एक तो आपका CSIR के हो गए, एक आपका NDMA के हो गए, और एक आप लोग याद रखिएगा नीति आयोग। नीति आयोग, इसके भी एक ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन होते हैं? जो देश का प्रधानमंत्री होता है। NDMA के होते हैं CSIR का मतलब क्या हो गया? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। NDMA क्या हो गया आपका? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और एक आपका कौन सा हो गया? नीति आयोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट? अदर इंडियन स्टेट, ऑप्शन ए आप लिख लीजिए मणिपुर, ऑप्शन बी लिख लीजिए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी आपका हो गया उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी आपका हो गया उत्तराखंड। क्वेश्चन 8 हो गया आपका, टैक्सोनॉमी इज बेसिकली रिलेटेड टू, टैक्सोनॉमी किस चीज से रिलेटेड है? बायोडाइवर्सिटी, टैक्स स्ट्रक्चर, ए ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी, और ऑप्शन डी आपका हो गया स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, आइए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट, इंडिया का कौन सा स्टेट है जहां से इंडिया का ही बॉर्डर, मतलब इंडिया के स्टेट का ही बॉर्डर, बहुत सारा मैक्सिमम बॉर्डर वहां से लगता है। देखिए, विच इंडियन स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट। अदर इंडियन स्टेट के साथ भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम बॉर्डर लगता है? ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा वो स्टेट कौन सा है, वो स्टेट आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। कितना अदर स्टेट का बॉर्डर लगता है? तो 8। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट, टैक्सीनॉमी, टैक्सीनॉमी इज बेसिकली रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, टैक्स स्ट्रक्चर, ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। टैक्सोनॉमी क्या है?
टैक्सोनॉमी आप लोग याद रखिएगा, टैक्सोनॉमी क्या है, बायोडायवर्सिटी है। थोड़ा सा आप लोगों को टैक्सोनॉमी के बारे में बताता हूं। टैक्सोनॉमी है क्या, मैं यहां लिख दे रहा हूं, टैक्सोनॉमी इज अ साइंस that deals with naming, describing, classification of living organism इंक्लूडिंग प्लांट्स, इसी को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, सीधा सीधा आप ये मानिए कि टैक्सोनॉमी वो साइंस है जो डील करता है नेमिंग एंड इसका, आप सीधा उतना छोड़िए, टैक्सोनॉमी का मतलब आप ये समझिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट। तो क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोडायवर्सिटी। टैक्स ना टैक्स स्ट्रक्चर, ए ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ना स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बायोडायवर्सिटी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इन 1955 विच बैंक was renamed as स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए लिख लीजिए, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, ऑप्शन डी आपका हो गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 आपका रहा, काकोरी ट्रेन रॉबरी टूक प्लेसेस, कौन से ईयर में काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ था। ऑप्शन ए आपका हो गया 1923, बी हो गया 1924, सी हो गया 1925 और डी हो गया आपका 1926। ठीक है, तो बताइए 1955 में किस बैंक का नाम रीनेम होके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ था। तो आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा कि वो कौन सा बैंक था, वो आपका कौन था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही आगे जाके नाम चेंज जो आज हम लोग अपना देख रहे हैं एसबीआई, इसको हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। वो पहले उसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 1955 में इसका नाम चेंज हुआ था और नाम क्या रखा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज तक आप लोग देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है, काकोरी ट्रेन रॉबरी टुक प्लेसेस इन द ईयर। काकोरी ट्रेन रॉबरी, काकोरी ट्रेन जो लूटा था हिंदुस्तान के लोगों ने, वो कब लूटा था बताइए आप लोग। 1923 में लूटा था, 1924 में लूटा था, 1925 में या फिर 1926 में। तो आप याद रखिएगा काकोरी ट्रेन रॉबरी कब हुआ था, ये कांड 1925 में हुआ था, ऑप्शन सी। और ये किनके द्वारा हुआ था, ये ऑर्गेनाइज हुआ था HRA। HRA का मतलब क्या हो गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन यार, ठीक है रिपब्लिकन ही लिख लीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इन्हीं के द्वारा ये चोरी ऑर्गेनाइज किया गया था और ये रॉबरी हुआ था 1925 में। याद रखिएगा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
एक भी क्वेश्चन आप लोग स्किप मत करिएगा। मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ, सारा क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे, सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, जो भाई बहन मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने भाई को ढेर सारा प्यार दें, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मैं फिर से आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, टू टेक द रिवेंज ऑफ जालियांवाला बाग मैसेकर, जालियांवाला बाग मैसेकर, हु किल्ड जनरल ओ डायर इन लंदन। ऑप्शन आप लिख लीजिए, सरदार भगत सिंह। ऑप्शन बी लिख लीजिए, सरदार उधम सिंह। ऑप्शन सी लिख लीजिए, सरदार अजीत सिंह। और ऑप्शन डी आपका हो गया राजगुरु, राजगुरु। क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया, नेम द सिक्योरिटी फोर्स which does not fall under यूनियन होम मिनिस्ट्री, यूनियन होम मिनिस्ट्री। ऑप्शन ए आपका हो गया सीआरपीएफ। ऑप्शन बी आपका हो गया बीएसएफ। ऑप्शन सी आपका हो गया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और ऑप्शन डी आपका हो गया आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है। तो पहले आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जो जालियांवाला बाग में जो हत्या हुआ था, अंग्रेजों ने जो वहां पे गोली चलवा दिया था, वो कौन चलवाया था? जनरल ओ डायर ने चलवाया था। तो इसका रिवेंज लेने के लिए किसने लंदन में जनरल ओ डायर पे गोली चलाई थी? सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार अजीत सिंह या फिर राजगुरु? बताइए। टू टेक द रिवेंज ऑफ जालियांवाला बाग मैसेकर, हु किल्ड जनरल डायर इन लंदन? कौन जनरल डायर का हत्या किया था लंदन में? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, वो कौन थे जो हत्या किए थे? वो आपके हो गए सरदार उधम सिंह। इन्हीं ने जनरल डायर को लंदन में मारा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेम द सिक्योरिटी फोर्स व्हिच डज नॉट फॉल अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री। कौन सा ऐसा सिक्योरिटी फोर्स है भारत का जो यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है? सीआरपीएफ, बीएसएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या आईटीबीपी? तो आप सभी लोगों को पता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। आफ्टर entering Bangladesh, the main branch of Gangas is known as? ऑप्शन ए लिख लीजिए हुगली रिवर, हुगली रिवर। बी हो गया जमुना रिवर। ऑप्शन सी आपका हो गया मेघना रिवर। और ऑप्शन डी आपका हो गया पद्मा रिवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इफ द
president and vice president fall vacant who will act as president of India? President of इंडिया। ऑप्शन ए आपका हो गया स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी आपका हो गया पीएम ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी आपका हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी हो गया यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बताइए, पहले आप ये बताइए कि जो हमारा गंगा नदी है वो बांग्लादेश में जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश द मेन ब्रांच ऑफ गंगा जी इज नोन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हुगली रिवर बोलते हैं, जमुना रिवर बोलते हैं, मेघना रिवर बोलते हैं, या फिर पद्मा रिवर बोलते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा क्या बोलते हैं उसको। जो गंगा जो इंटर करता है बांग्लादेश में उसका नाम चेंज होकर वहां पे क्या हो जाता है? पद्मा रिवर। गंगा को ही पद्मा रिवर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या है, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का मतलब कोई कारण से मान के चलिए कि पोस्ट वैकेंट है तो उसके जगह पे इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब कौन एक्ट करते हैं? इफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट हु विल एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आपके स्पीकर हो गए, पीएम ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि अगर जब कभी अगर ऐसा हो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं रहे और सीट वैकेंट हो गया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में कौन एक्ट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सीजीआई यही प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करवाएंगे। एक चीज आप और याद रखिएगा, प्रेसिडेंट को शपथ दिलाने वाला भी कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ए जनरेटर कन्वर्ट्स, ऑप्शन ए आप लिख लीजिए मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन बी आपका हो गया इलेक्ट्रिकल इंटू केमिकल, ऑप्शन सी आपका हो गया थर्मल इंटू इलेक्ट्रिकल, और ऑप्शन डी आपका हो गया इलेक्ट्रिकल इंटू लाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए लिख लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन बी आपका हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन सी आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन डी आपका हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, साइंस का दोनों क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? ए जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर किस एनर्जी को किस चीज में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, थर्मल को इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रिकल को लाइट में।
आप सभी लोग याद रखिएगा, जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप। लट्टू, लट्टू जो हम लोग उसको नचाते हैं, बचपन में सभी लोग आप लोग किए होंगे, लट्टू नचाते होंगे। मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किस चीज का एग्जांपल है? तो बताइए आप सभी लोग, मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप इज एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ग्रेविटेशनल या फिर फ्रिक्शनल। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप किस चीज का एग्जांपल है? ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नंबर 17 क्या है? लोसोंग फेस्टिवल इज पॉपुलर इन, लोसोंग फेस्टिवल कहां का पॉपुलर फेस्टिवल है? ऑप्शन लिख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आपका हो गया सिक्किम, ऑप्शन सी आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी आपका हो गया त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया आपका, द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ तमिलनाडु इज कारागम, ऑप्शन बी आपका हो गया कोडियट्टम, ऑप्शन सी आपका हो गया यक्षगना, और ऑप्शन डी आपका हो गया कथकली। चलिए आइए तो देखते हैं, लोसांग फेस्टिवल इज पॉपुलर इन, लोसांग कहां का पॉपुलर फेस्टिवल है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, लोसांग कहां का पॉपुलर फेस्टिवल है? सिक्किम का। आइए मैं हिमाचल प्रदेश का मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। हिमाचल प्रदेश का आप लोग याद रखिएगा पॉपुलर फेस्टिवल कुल्लू दशहरा, एक कुल्लू दशहरा याद रखिएगा और एक हल्दा याद रखिएगा। अब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का आप लोग याद रखिएगा सोलुंग, और एक याद रखिएगा न्योकुम। सोलुंग जो है ये 10 डेज का फेस्टिवल है, 10 डेज का फेस्टिवल है। अब त्रिपुरा, त्रिपुरा का आप लोग याद रखिएगा कारची पूजा, यहाँ का फेमस फेस्टिवल है। लोसांग कहाँ का हो गया? सिक्किम का। हिमाचल प्रदेश का क्या हो गया? कुल्लू दशहरा और हल्दा। अरुणाचल प्रदेश का सोलुंग 10 डेज का फेस्टिवल और एक न्योकुम, और त्रिपुरा का कराची पूजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का सबसे मोस्ट पॉपुलर फोक डांस कौन है? तो आप याद रखिएगा वो कौन है? कोडियट्टम, कोडियट्टम। कथकली, कथकली कहाँ का है? कथकली ये क्लासिकल डांस है, ये क्लासिकल डांस है, कहाँ का है? ये केरला का है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, द टेक्निक used for printing RBI appearing on the face of Indian currency notes is, ऑप्शन ए आपका हो गया इंटेग्लियो प्रिंटिंग,
ऑप्शन बी आपका हो गया माइक्रो लेटरिंग, ऑप्शन सी आपका हो गया लेटेंट प्रिंटिंग, ऑप्शन डी आपका हो गया स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका, द सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल वाज fired from श्रीहरिकोटा, ये टेस्ट फायर्ड दिखेगा, टेस्ट फायर्ड श्रीहरिकोटा, अबुल कलाम आइलैंड, सी आपका हो गया थुम्बा और डी आपका हो गया पोखरन। पोखरन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द टेक्निक यूज्ड फॉर प्रिंटिंग आरबीआई अपीयरिंग ऑन द फेस ऑफ इंडियन करेंसी नोट इज, उस प्रिंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटैग्लियो प्रिंटिंग बोलते हैं, माइक्रो लेटरिंग बोलते हैं, लेटेंट प्रिंटिंग बोलते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग बोलते हैं। तो आप सभी लोग याद बोल रखिएगा क्या बोलते हैं उस टेक्निक को? इंटैग्लियो प्रिंटिंग। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 है, द सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल वाज टेस्ट फायर्ड फ्रॉम, जो आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल था वो कहां से टेस्ट किया गया? श्रीहरिकोटा से, अबुल कलाम आइलैंड, थुम्बा या फिर पोखरन से। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कहां से किया गया था? ये अबुल कलाम आइलैंड से किया गया था। ये अबुल कलाम आइलैंड है कहां? तो ये ओडिशा में है। ये कहां पे है? चांदीपुर, ओडिशा। पोखरन के बारे में आप लोग याद रखिएगा, यहां पे न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था 1998 में। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा, द सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल वाज टेस्ट फायर्ड फ्रॉम अबुल कलाम आइलैंड, ये कहां पे है? ये चांदीपुर, ओडिशा में है। और पोखरन का आप लोग याद रखिएगा कि पोखरन में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में। तो आप सब देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में किस लेवल का क्वेश्चन आप लोग को मैं करवा रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन आप, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको सारा मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे सारा अच्छा से अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। एक भी क्वेश्चन समझिए कि इससे बाहर नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मन लगा के पढ़िए। बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्जाम के लिए। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।